तो हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर फ्लूइड बेसिक्स से, जिसमें हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी ओपन डी वाई, जहाँ टाउ होता है शियर स्ट्रेस, म्यू होता है विस्कोसिटी और डी ओपन डी वाई होता है रेट ऑफ शीयरिंग स्ट्रेन। और ये न्यूटन, इसके लिए न्यूटन फ्लूइड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है बिल्कुल। और इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शीयरिंग स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेन का रेट है। या फिर इसको कभी कभी डी ओपन डी वाई को बोलते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी। सो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वैलिडिटी ऑफ दिस फार्मूला, ये फार्मूला कहाँ कहाँ वैलिड है? पहली बात, ये फार्मूला चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7 सब में वैलिड है। बस ओनली प्रॉब्लम बीइंग कि चैप्टर 1 में क्योंकि हम एज्यूम करते हैं बहुत छोटा सा गैप होने की वजह से हम अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम उसे लीनियर प्रोफाइल मानते हैं। वेलोसिटी डी ओपन डी वाई को एक कांस्टेंट मानते हैं, मतलब डी ओपन डी वाई को कांस्टेंट मानते हैं। इसका मतलब ये है कि लीनियर प्रोफाइल हम लोग मानते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लीनियरली विथ वाई। बट हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे कि असलियत में वो लीनियरली नहीं होती है, असलियत में पैराबोलिक होती है। But for very small gap we can take it as linear. If fluid is viscous, then the formula is valid even in chapter 1, chapter 5, chapter 7. But in chapter 1 we assume d upon dy as linear profile, but in chapter 5 and chapter 7 we do not take it as linear profile. This exact formula tau is equal to mu d upon dy is also valid in that bearing के बीच के fluid वाला क्वेश्चन। ऑफ कोर्स हम ये फार्मूला कोई ऐसा नहीं है कि दो प्लेट के बीच में वैलिड है, दो सिलेंडर के बीच में भी वैलिड है, जिससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। और ये देखो, समझ लो एक फ्लूइड जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक प्लेट है जा रही 0.01 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। तो बताओ कि इंटरफेस पे क्या स्पीड होगी फ्लूइड की? इंटरफेस मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नो स्लिप कंडीशन होता है, मतलब जो वेलोसिटी प्लेट की होगी वही वेलोसिटी इसकी बन जाएगी फ्लूइड की। जैसे 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है 10 पॉइस के बराबर, यानी 1 पॉइस होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर, और 1 स्ट्रोक होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर। ये है डायनामिक विस्कोसिटी का वो, और ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्ट्रोक। और हम एक और क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये है कि एक प्लेट 6 मीटर पर सेकंड की तरह से आ रही, ये दोनों फिक्स्ड है, बताओ फोर्स कितनी लगेगी? तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये प्लेट इस प्लेट को पीछे धकेलना चाहिए, और ये प्लेट की वजह से ये प्लेट इसको पीछे धकेलना चाहेगी, तो इन दोनों का F1 F2 ऐड हो जाएगा। और अगर इसको मूव करवाना है तो इसी का इक्विवेलेंट दोनों का वो नेट यहाँ पे देना पड़ेगा, इतनी फोर्स देनी पड़ेगी ताकि ये प्लेट मूव हो सके इस विस्कस फ्लूइड के अंदर। और इसकी वजह से इस पर जो फोर्स आएगी वो होगी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी ओपन डी वाई इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेट, क्योंकि ये प्लेट मूव कर रही है। और एक और बात, डी ओपन डी वाई का हमेशा लो पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव लो, मतलब इस डी ओपन डी वाई के डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव लो, ताकि डायरेक्शन अपनी नॉलेज से निकालो कहाँ पे होगा डायरेक्शन, उसको नेगेटिव मत ले लेना। जैसे 6 - 0 करना है, यहाँ पे 6 - 0 करना। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, वी अगर ये प्लेट भी मूव कर रही है, ये प्लेट भी मूव कर रही है, और ये प्लेट 0 पे है, और दिया हुआ है कि ये प्लेट ज़्यादा स्पीड से इस प्लेट से जा रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये प्लेट अगर इस प्लेट से ज़्यादा स्पीड पे जाएगी तो ये प्लेट इस प्लेट को पीछे धकेलना चाहिए, और ये प्लेट तो 0 पे ही है और ये आगे जाना चाहिए तो इस प्लेट को पीछे धकेलना चाहिए। इसका मतलब है कि नेट फोर्स आएगा इस तरफ, और मूव करवाने के लिए नेट फोर्स चाहिएगी इसी के इक्विवेलेंट इस तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस लेना, BP - VM/A लेना, और फिर डायरेक्शन अपनी मर्जी से नहीं, मतलब नॉलेज के हिसाब से करना, ठीक है। देखो ये केस 3 है, इसके अंदर एक प्लेट पीछे की तरफ जा रही है और एक प्लेट आगे की तरफ जा रही है, और ये प्लेट 0 पे है। तो बताओ विस्कस फोर्स किसकी तरफ, मतलब कितनी फोर्स चाहिए होगी मूव करवाने के लिए इस प्लेट को आगे। और दिया हुआ कि ये इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो समझ लो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव लो, इस डायरेक्शन वेलोसिटी को नेगेटिव लो, और
पहले इसकी वजह से इस पर निकालेंगे, ये ज़ीरो पे ही आगे जा रहा है तो ये फोर्स की वजह से इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगी। और देखो ये आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी आगे ज़्यादा है मतलब, तो ये ऑफकोर्स इसको पीछे धकेलना चाहेगा। देखो पीछे धकेलना चाहेगा और वो भी किस उसके साथ, कुछ नहीं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी ओपन डी वाई अपॉन इंटू एरिया ऑफ द प्लेट। शेयर स्ट्रेस नहीं है तो शेयर फोर्स आ जाएगा, म्यू तो है ही, और वी पी माइनस ज़ीरो करते हैं तो वी पी माइनस वी एम, और वी एम तो वैसे ही माइनस है क्योंकि साइन की वजह से, अपॉन बी इंटू एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये देखो अपॉन एच टू, तो ये सर यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, तो इससे आ जाएगी ये। और ये प्लेट अगर इससे स्लो जा रही तो ये इसका फोर्स पीछे मूव करना चाहेगी, तो नेट फोर्स एक आगे की तरफ चाहेगी। और ये देखो अगर समझ लो ये प्लेट आगे मूव करे आगे की तरफ, ये प्लेट भी मूव करे आगे की तरफ, और इस प्लेट की वेलोसिटी ज़्यादा है इस प्लेट की वेलोसिटी से, तो ऑफकोर्स ये वाली प्लेट तो इसको पीछे मूव करना चाहेगी, पर इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तो ये इस प्लेट को आगे मूव करवाना चाहेगी। तो यू टेक ओनली पॉजिटिव डिफरेंस, ये बड़ा है इससे, तो पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा, डी ओपन डी वाई का वी एम माइनस वी पी अपॉन एच टू, और डायरेक्शन अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। और ये दो और केस है जो रिवीजन के वक्त देख लेना। समझ लो ये प्लेट आगे जा रही, ये प्लेट भी आगे जा रही, ये प्लेट भी जा रही, दिया कि वी पी इन दोनों से बड़ा है, तो देखो फोर्स ऑन टू टू वन क्या होगा, वी म्यू वी पी माइनस वी नॉट पॉजिटिव डिफरेंस अपॉन एच वन इंटू ए टू। और क्योंकि ये इससे ज़्यादा फास्ट है तो ये प्लेट इसको पीछे की तरफ स्लो डाउन करना चाहेगी, और ये प्लेट इससे ज़्यादा फास्ट है, ये भी इसको स्लो डाउन करना चाहेगी। टोटल फोर्स पीछे लगेगा और मेंटेन करने के लिए आगे लगाना पड़ेगा। सो नो वरीज, टेक पॉजिटिव एंड डिसाइड फोर्स अकॉर्डिंगली, टेक दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव। देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। इसमें बस एक बात आपको जनरल से पता होनी चाहिए कि अगर ये प्लेट को मूव करवा रही है तो इस प्लेट की वेलोसिटी इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यही तो है जो इसको मूव करवा रही है, तो ये बड़ा होगा इससे। और हम जानते हैं कि अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव होना है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए यहाँ पे, इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स लगेगी, क्योंकि ये जा रहा है इससे स्पीड में तो इधर की तरफ, और ये जा रहा है ये तो ज़ीरो पे है तो इधर की तरफ, तो इन दोनों फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। तो दोनों के फोर्स लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू, मतलब दोनों का इक्वल टू कर दो, मतलब सॉरी, फोर्स नेट इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू इस डायरेक्शन पॉजिटिव लो F1 और इस डायरेक्शन का नेगेटिव F2, तो ज़ीरो इज इक्वल टू F1 माइनस F2, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 कर दो, जिससे VP की स्पीड आ जाएगी। और ये कुछ नहीं कहना चाहता है, डी स्क्वायर यू अपन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये होता है कि डी ओपन डी वाई होगा कांस्टेंट, और डी ओपन डी वाई होगा कांस्टेंट यानी यू होगा लीनियर। इसका मतलब यह है कि लीनियर प्रोफाइल कंसिडर करनी है, और फॉर लीनियर प्रोफाइल येस वी कैन राइट लाइक दिस, only for linear profile we can write like this. So this is what is the main meaning of this statement. देखो इन वाले क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी किसकी दी है उसका ध्यान रखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जनरल की दी है। जनरल क्या होता है, शाफ्ट, और यह दिया हुआ कांस्टेंट, तो शाफ्ट दिया हुआ है तो पाई डी एन बाई 60 के अंदर डी इसी का लिया जाएगा शाफ्ट का, और ओमेगा भी इसी का आएगा, और फिर जो भी है इसका पावर लॉस निकालना था मैं, पावर लॉस इसलिए होगा क्योंकि विस्कस में घूम रहा है इसके, इससे पावर लॉस होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन में मैंने खुद से किया है, तो यहाँ पर टॉर्क निकालना है और जो भी कैलकुलेट करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या था, ऐसा था एक बेल्ट घूम रहा है, और यहाँ पे बेल्ट एक एरिया पे घूमेगा, और यहाँ पे फ्लूइड है नीचे, और यहाँ पे एक फिक्स्ड प्लेट है। तो बताओ इस फ्लूइड की वजह से ये डिस्टेंस है, गैप है, यहाँ पे एक फोर्स स्ट्रेस लगी, स्ट्रेस इनटू इस एरिया ऑफ द बेल्ट कर देंगे नीचे वाला, तो इससे मिल जाएगी हमें फोर्स कितनी लग रही है बेल्ट पर, और P इज इक्वल टू 2π/NT/60 से हमें मिल जाएगा कितना पावर लगेगा इस बेल्ट को मोशन में रखने से, क्योंकि फोर्स मिल गई। देख लेना इस सवाल को, ठीक है।
सवाल कहाँ पे है सवाल? हाँ, ये सवाल है जहाँ भी है। 1 kgf का मीनिंग होता है 1 kg का मास कितनी फोर्स लगाता है। तो 1 kg का मास कितनी फोर्स लगाता है ग्रेविटी के इसमें? 1 × 9.81 यानी 9.81 न्यूटन। स्पेसिफिक वेट होता है वेट अपन वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1 अपन डेंसिटी एज वी हैव सीन। स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर्ड विथ वाटर होता है या फिर कंपेयर्ड विथ एयर। विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मतलब विस्कोसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और टेम्परेचर का फंक्शन कैसा होता है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस increases with increase in temperature due to number of molecular due to increase in molecular interaction due to increase in temperature, यानी number of collision increase होने की वजह से। रिमेंबर ये। और ठीक है, लीनियर प्रोफाइल हम एज्यूम करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये होता है आइडियल फ्लूइड, ये होता है डायलेटेंट, ये होता है न्यूटोनियन, ये होता है सूडो प्लास्टिक, ये होता है बिंगम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक, ये होता है रियो, ये होता है टिक्सो, ये होता है आइडियल सॉलिड। और ये ग्राफ है टाउ वर्सेस dy का। और एक और बात है कि इस डायलेटेंट के अंदर होता है म्यू dy का स्क्वायर प्लस 0। सूडो प्लास्टिक के अंदर टाउ μ/dy रेज टू 0.2 प्लस 0, मतलब 1 से कम और यहाँ 1 से ज़्यादा। और यहाँ पे तो 1 टाउ इज इक्वल टू म्यू dy रेज टू 1 प्लस 0। प्लस 0 का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंगम प्लास्टिक का होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू dy रेज टू 1 जस्ट लाइक न्यूटोनियन फ्लूइड प्लस सम b, क्योंकि यहाँ से 0 से उठा हुआ है इसकी वजह से। और रियो भी होता है डायलेटेंट की तरह ही, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर या पावर 1 से बड़ा पावर प्लस सम बी। और यहाँ भी थिक्सो होता है शुरू की तरह, यहाँ भी प्लस बी से आएगा। देखो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट चैप्टर में ही अगर वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोल दे दे तो हम 3 कंडीशन जानते हैं कि वेलोसिटी एट दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी एट वाई इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट, जो मोस्टली स्टेशनरी होता है, मतलब 0। और एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा, एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा बाउंड्री लेयर पे वेलोसिटी इज इक्वल टू u इन्फिनिटी। और एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा dy इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। एंड यस आई हैव डन दिस क्वेश्चन। देखो हम जानते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dy को ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट हमेशा होता है चेंज विथ समथिंग, टाइम के साथ चेंज या पोजीशन के साथ चेंज। तो dy/dt तो कुछ होता नहीं, होता है पर यहाँ पे काम नहीं उसका। एक्सेलरेशन हम मानते ही नहीं किसी का, हम कोई चैप्टर में नहीं मानते एक्सेलरेशन। dy/dx होता नहीं, क्योंकि x के साथ तो चेंज होता नहीं। अगर एक लेयर में हर पॉइंट पे सेम ही होगा, बस y के साथ चेंज होता है। सो ओनली dy/dy मैटर्स हियर। देखो सरफेस टेंशन वाटर बबल और एयर बबल एक ही होते हैं, सोप बबल अलग होता है क्योंकि डबल सरफेस एरिया नहीं होती है। जैसे हम इसके अंदर आते हैं, सब वाटर बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो पी एक्सेस कैसे निकालते हैं हम लोग? इस तरह से 2 सिग्मा बाय आर, फॉर दिस इज़ फॉर एयर और वाटर बबल। और सोप बबल के लिए हो जाएगा 4 सिग्मा बाय आर। और सरफेस टेंशन इज़ अ फोर्स इज़ अ फॉर पेयर ऑफ सरफेस ऑफ कोर्स, और इसका यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर। और जैसे हम अगर इस सरफेस के अंदर इसे घुसेंगे तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस एक्स, सम एक्स्ट्रा x प्लस है, इसलिए जो हम p की वैल्यू निकाले p एक्सेस है। और ये यहाँ भी काम आता है। देखो जब हम कैलकुलेटर में ऐसे निकालते हैं तो मतलब यहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर p प्लस एक्स है तो यहाँ x हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो यहाँ पर p ATM है तो यहाँ पे p ATM माइनस 2 सिग्मा बाय आर हो जाता है। यहाँ इस पॉइंट पे अगर p ATM है तो यहाँ पे p ATM माइनस 2 सिग्मा बाय आर हो जाता है। देखो ये रहा कैपिलिटी, ऐसे निकालते हैं हम लोग इसको 4 सिग्मा cos थीटा पर रो जी डी, जहाँ थीटा होता है कॉन्टैक्ट एंगल, और कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कोर्स डिपेंड करता है एडिशन और पोजीशन पे। जैसे कि फॉर वाटर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड फॉर मर्क्यूरी थीटा इज इक्वल टू 130 डिग्री, मतलब मर्क्यूरी में कोहेजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऑप्टिस एंगल होगा इसका मतलब कोहेजन बहुत ज़्यादा है, एडिशन कम है। और अगर एक्यूट एंगल होगा इसका मतलब एडिशन ज़्यादा है, कोहेजन कम है। मर्क्यूरी के अंदर डिप आता है और वाटर के अंदर राइज आता है।
और एक और फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे तो देखो एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है मर्क्यूरी होगा, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कुछ और होगा। अगर यहाँ पे वाटर हो और यहाँ मर्क्यूरी हो तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे जो सिग्मा है उसकी जगह आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, मतलब 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो, नहीं सॉरी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो 1 माइनस रो 2 जी डी, और रो 1 होगा 13,600 और रो 2 होगा 1000। हाँ, और ये यहाँ पे जो रो लिखा है इस फॉर्मूले में, ये इसका है जो इसके अंदर है, मर्क्यूरी हो या वाटर जो भी हो। देखो एक और इम्पोर्टेंट बहुत काम का है, बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू होता है ये, और कंप्रेसिबिलिटी होता है ये, और इसका फॉर्मूला हमें पता है। देखो मैक नंबर कैसे डिफाइंड होता है, मैक नंबर इज इक्वल स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ बॉडी इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। मैक नंबर है अगर लेस देन 0.3 हो, उसका मतलब फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ये तो हमने कैसे कैसे निकाला है, कुछ दिया हुआ था उसके उससे। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तो हम जानते ही, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, जो होता है बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब देखो ये हो गया, ये ऊपर चलेगा। देखो इसमें बहुत जरूरी काम आता है, ये देखो ये बहुत काम का है, ये तो हम जानते ही, ये बहुत काम का है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड मीडियम इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर पर चेंज इन डेंसिटी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये तो हमने कर रखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन में अभी हमने बल्क मॉड्यूलस निकाला था, जो होता है इस तरह से। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लूइड में कैसे प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाओगे तो वो बहता ही जाएगा, इसलिए वहाँ पे रेट ऑफ शियर स्ट्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टोटल डिफॉर्मेशन से, ठीक है। और देखो ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल आई हैव सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन व्हेन यू विल गेट द आइडिया। फिफ्थ क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस इसमें बात यह है कि अगर उसने बोला है एंगल विथ वर्टिकल है तो कंसिडर इट्स एंगल विथ वर्टिकल ओनली। यस, मोस्टली हमें एंगल विथ हॉरिजॉन्टल दिया जाता है वेज का, पर यहाँ से वर्टिकल के साथ दिया है अल्फा, तो देने तो इसमें क्या जाता है, अल्फा वर्टिकल के साथ दिया है तो देने तो दिया है तो दिया है। देखा मैंने बोला था इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि यूनिट का तो पहले ध्यान रखना, और ये मम्मी का नंबर है, और क्या कि इसकी वेलोसिटी दी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सेवन्थ क्वेश्चन तो हमने किया ही है, वैसे गेट पी वाई क्यू। देखो ये वाला क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन क्या होगा, और ये वाला भी तुम कर सकते हो बिल्कुल, और इसमें तो वो वैल्यू पुट करके पहले केस मानो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपन डी वाई रेज टू एन प्लस बी। अब वो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अब इसमें बी जीरो होगा नहीं होगा इस बात की चिंता नहीं, करके देखो बस। देखो ये वाले क्वेश्चन को ये गलत है क्वेश्चन, मतलब सॉरी फर्स्ट पार्ट गलत है। इसको काइनेटिक विस्कोसिटी म्यू अपन रो करके देख लेना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, बट विस्कोसिटी के साथ अपोजिट होता है। विस्कोसिटी क्या होती है, लिक्विड की डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, और विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। दिस नॉन रिलेवेंट क्वेश्चन, नॉन रिलेवेंट चलेगा। द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल इज, इसका वैसे कोई ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, पर ऑफकोर्स याद रखना सरफेस टेंशन हमेशा लेंथ के साथ लगेगा, ऐसा कुछ रख के देखो, ऐसा आंसर आएगा। 2 इसलिए क्योंकि सोप बबल ये गलत है, ये है इसका आंसर 27 ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया। देखो एक्यूट है, इसका मतलब एडिशन ज़्यादा है कोहेजन जैसे कि वाटर में नहीं, ये
देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी ये 39, बाकी करने का नहीं, ये 39 इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले मैं बताता हूँ 37 की तरफ। यहाँ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब बात की जा रही है इधर इस फ्लूइड के बारे में। विस्कोसिटी डिक्रीज एट हायर स्ट्रेस, विस्कोसिटी डिक्रीज एट हायर स्ट्रेस, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, बिल्कुल हो रही है। देखो का ग्राफ ऐसा आ रहा है ना, ऐसे नीचे आता जाएगा जाएगा, मतलब जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ती जा रही है इसका विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी दिखाता है ना ऑफकोर्स। देखो ये टाउ म्यू डी ओपन डी वाई के बीच का ग्राफ है, तो ये ऑफकोर्स म्यू ही दिखाएगा, स्लोप इसका म्यू दिखाएगा। विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड में स्लोप 1 नहीं होता, स्लोप कांस्टेंट होता है भाई। जिसका लाइन स्लोप 1 नहीं होता, स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मीनिंग। डिक्रीजेस नहीं, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, इंक्रीज होता है, तो मैंने आंसर दे दिया इसका। देखो अपरेंट विस्कोसिटी सब फालतू कुछ नहीं करना, फॉर इंक्रीज विथ टाइम, अभी बताया मैंने, इंक्रीज करता टाइम फॉर अ, रुक जा, फॉर अ कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, कांस्टेंट अगर शियर स्ट्रेस हो, और ये मतलब समझ लो एक शियर स्ट्रेस की एक लाइन बना दो कांस्टेंट में, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है। यस, दिस वन इज ट्रू फॉर थिक्सोट्रॉपिक कांस्टेंट शियर स्ट्रेस, मतलब एक शियर स्ट्रेस की लाइन बना दो और देखो घटता जा रहा है, डिक्रीजेज विथ टाइम, ठीक है। डायलेटेड फ्लूइड और शियर थिकनिंग फ्लूइड, यस डायलेटेड फ्लूइड होते शियर थिकनिंग फ्लूइड। ये देखो शियर थिकनिंग फ्लूइड मतलब जैसे जैसे उसके अंदर डिफॉर्मेशन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे, डिफॉर्मेशन बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए डायलेटेंट होता है शियर थिकनिंग और सूडोप्लास्टिक होता है शियर थिनिंग। रिमेंबर, डायलेटेंट होता है शियर थिकनिंग और सूडोप्लास्टिक होता है शियर थिनिंग। मैं वेरीफाई करूंगा इसमें, अगर इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं आता इसका मतलब ये पॉइंट वेरीफाइड होगा। रिमेंबर, अगर वीडियो नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट वेरीफाइड है। सूडोप्लास्टिक है शियर थिनिंग, जिससे कि जो भी एग्जांपल याद करने की हमें कोई लोड नहीं, और ऑफकोर्स मैं बता दिया था इनसे। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर इन केस ऑफ गैसेस इज ड्यू टू मोलिकुलर कोहेजन, नहीं ऑफकोर्स वेरिएशन होता है पर मोलिकुलर कोहेजन की वजह से नहीं होता, ये होता है कोलिजन्स की वजह से, इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स की वजह से, ना कि कोहेजन की वजह से। तो इसी के साथ ये चैप्टर 1 पूरी का ख़त्म होता है। थैंक यू।